बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल न्यूज़ टीवी की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस तवील वीडियो में हम आपको बरे-आज़म एशिया के दो बड़े हमसाए चीन और भारत के आपस में कशीदा ताल्लुकात और इनके अपने अपने हमसाए मुमालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और किन किन मामलात पर तनाज़ात चल रहे हैं, इन सब पर तफसील से आगाह करेंगे। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ात की तफसील और पाकिस्तान के साथ हकीकी ताल्लुकात पर भी रोशनी डालेंगे। चीन और भारत के आपस में ताल्लुकात की क्या तारीख है और इन दोनों बड़े मुमालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात क्यों और कैसे पैदा हुए और इनकी क्या हिस्ट्री है, आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्चुअल न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हकायक पर मबनी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से बाखबर रखा जा सके। दोस्तों, बरे-आज़म एशिया के दो बड़े हमसाए और दुनिया में आबादी के लिहाज से दो सबसे बड़ी जोहरी ताकतें चीन और इंडिया एक मरतबा फिर एक दूसरे के साथ सींग फंसाए बैठी हैं। दोनों ताकतों के न सिर्फ आपस में तनाज़ात की एक तारीख है जिनमें कभी कभार सुलगती आग में चिंगारियां भी पैदा होती हैं और शोले भी भड़क उठते हैं, बल्कि दोनों के अपने अपने हमसायों के साथ तनाज़ात की अलग अलग तारीख भी है। इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सरहद में कई मकामात मतनाज़े हैं। इन तनाज़ात के सबब इन दोनों मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते की 6 दहाइयों से अक्सर मुठभेड़ होती रही है। सन 1962 ईस्वी में इन दोनों के दरमियान एक माह तवील जंग भी हुई थी जिसमें इंडिया को हजीमत उठाना पड़ी थी। चीन ने इंडिया के कई हजार मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1000 फौजी हलाक किए थे जबकि 3000 जंगी कैदी भी बनाए थे। चीन के भी 800 फौजी हलाक या जख्मी हुए थे। अमेरिकी तज्जियाकार ब्रूस राइडल के मुताबिक चीन के साथ इंडिया की जंग में अमेरिका भी फाल हो गया था। बहरहाल बाद में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें की गई, लेकिन अब भी मुतनाज़ सरहद, दरियाओं के बहाव में तब्दीली और पहाड़ी इलाके की वजह से तनाज़े की फजा बरकरार रहती है। इसी वजह से वो सरहदी इलाके जो चीन से मिलते हैं इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है और इसी जगह कई इलाके दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़े हैं। अगर हालिया कशीदगी की बात की जाए तो हाल ही में होने वाले फौजी तसादुम 3 मकामात पर हुए हैं जिनमें एक वादिया गलवान, दूसरा हॉट स्प्रिंग नामी खित्ता और तीसरा इलाका पेंगोंग नामी झील के जुनूब में है। ये तीनों इलाके लद्दाख में हैं। मौजूदा कशीदगी सिर्फ लद्दाख के इलाकों तक महदूद नहीं है बल्कि रियासत सिक्किम के शमाल मशरकी इलाके नाथोला में भी फौजी हालत जंग में आमने सामने खड़े हैं। हालिया तसादम की एक बुनियादी वजह बताते हुए इंडिया के दफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने BBC के अच्छी रोजन से बात करते हुए कहा कि माजी में अमूमन पुरअमन रहने वाला दरियाए गलवान का इलाका अब जंग का खित्ता बन गया है क्योंकि ये वो जगह है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे करीब है और यहाँ इंडिया ने दरियाए श्यूक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक नई सड़क बनाई है जो कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे ज्यादा हसास इलाका है। इस खित्ते में इंडिया की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन को मुश्तिल किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने गैर मुबहम अंदाज में कहा है कि वादिया गलवान चीन की सरजमीन है और इसी खित्ते की सरहद पर यह बिल्कुल वाज़ेह है कि वहां किसका कंट्रोल है। चीन के एक तहकीकाती इदारे चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के सरबराह ने इसी मौजू पर कहा है कि चीन की फौज के ख्याल में इंडिया ने वादिया गलवान में जारहियत की है, इसलिए इंडिया वहां सूरत हाल यानी कि स्टेटस को बदल रहा है और इस बात ने चीन को इश्तियाल दिलाया है।
اس خطے میں کشیدگی کی حالت گزشتہ برس سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اگست میں انڈیا نے ایک متنازع اقدام کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو یک طرفہ اقدام کے ذریعے تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے اس خطے میں اپنی جانب سے اپنی سرحدوں کا ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا، جس میں اس وقت چین کے کنٹرول میں اکسائی چین کو انڈین وفاق کے زیر انتظام لداخ میں شامل کر دیا گیا۔ چین اور انڈیا کے درمیان تنازعات کی تاریخ۔ سن 1962 عیسوی کی جنگ کے بعد بھی انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تصادم ہوئے ہیں۔ سن 1967 عیسوی میں سکم کے علاقے میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دو واقعات ہوئے۔ پہلا ناتھولا کا واقعہ کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا شولا کا واقعہ، جس میں چینی فوج کو سکم سے پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس مقام پر کشیدگی جاری رہی اور بالآخر سن 1975 عیسوی میں انڈیا نے خود مختار ریاست سکم کا انڈیا سے الحاق کر لیا۔ سن 1987 عیسوی میں چین اور انڈیا کے درمیان فوجی جھڑپ کے دوران دونوں جانب سے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس طرح اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم حالیہ تصادم سے پہلے سن 2017 عیسوی میں اس وقت کئی فوجی زخمی ہوئے تھے جب دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انڈیا کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات۔ نمبر 1، چین۔ انڈیا اور چین کی سرحدی تنازعات کی تاریخ انڈیا کی آزادی سے بھی پرانی ہے اور جمہوری انڈیا بننے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک ماہ کی طویل جنگ بھی ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان ان علاقائی تنازعات کو طے کرنے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ان سرحدی تنازعات کو طے کرنے کے لیے 21ویں صدی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان 22 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن معاملہ اب مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوہ ہمالیہ کے سلسلے کے پار انڈیا کے شمال مشرقی حصے کی جانب لداخ کے شمال مشرق میں ایک خطے کا نام اکسائی چین ہے۔ اس کا رقبہ 35,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ خطہ اس وقت چین کے زیر انتظام ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ خطہ چین کے خود مختار صوبے سنکیانگ کا حصہ ہے، جبکہ انڈیا اسے اپنے زیر انتظام لداخ کی یونین ٹیریٹری کا حصہ قرار دیتا ہے۔ لداخ اور اکسائی چین کے ساتھ ہی ایک اور متنازع خطہ ہے جس کا نام دسپانگ میدان ہے اور اس پر چین نے سن 1962 عیسوی کی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس میدان کے بقیہ حصے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح لداخ میں دمچوک اور چومار بھی متنازع علاقے ہیں جن پر دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے۔ عموماً سیاچن گلیشیئر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک متنازع خطہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس خطے کے کچھ حصے کا دعوے دار چین بھی بنتا ہے۔ انڈیا کی ریاست ہماچل پردیش میں چین کی سرحد پر دو اور متنازع علاقے ہیں، جن میں سے ایک کا نام کورک شپکی ہے جبکہ دوسرے کا نام کنور ہے۔ انڈیا اور چین میں کشیدگی پر بھوٹان کیوں خاموش ہے؟ انڈیا ریاست اتر اکھنڈ کے ضلع نیلانگ، پلما، سمدا سنگ، جھانڈنگ، لتھال اور بروتھی بھی چین اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقے ہیں۔ اروناچل پردیش انڈیا کی ایک نئی ریاست ہے جسے سن 1972 عیسوی میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ انڈیا کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس ریاست کے زیادہ تر علاقے پر چین کا قبضہ ہے۔ یہ تبت کے جنوبی علاقے کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ جنوبی ایشیا میں انڈیا کی زمین پر تنازعات صرف چین ہی نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے دیگر ہمسایوں کے ساتھ بھی علاقائی تنازعات ہیں۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ تو انڈیا ایک طویل سفارتی اور مذاکراتی عمل کے بعد ان تنازعات کو طے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن باقی ممالک کے ساتھ خاص کر میانمار، بھوٹان، پاکستان اور نیپال کے درمیان زمینی یا آبی خطے پر تنازعات کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके का है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है, लेकिन इंडिया के मुताबिक अब इसका हल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के रवायती इलाकों यानी गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों समेत इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम लाने की सूरत में होगा। गुज़िश्ता बरस अगस्त तक इंडिया का सरकारी मौक़िफ़ था कि जम्मू कश्मीर के मसले को दो तरफा बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन पिछले वर्ष अगस्त में जम्मू कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत बदल देने के इक़दाम के बाद अब इस पर दो तरफा बातचीत की भी गुंजाइश नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ने इंडिया के इस यकतरफा मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के इलाकाई तनाज़ात पर दावों और जवाबी दावों के तस्फिये की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हाल तो दूर की बात है, पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का तबादला एक मामूल बन चुका है। दोनों के दरमियान 3 बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 महदूद सतह की जंगें भी हो चुकी हैं। इस तनाज़े की वजह से न सिर्फ इन दोनों के इक्तिसादी तरक्की मुतासर हुई है, बल्कि पूरे जनूबी एशिया के मुमालिक भी इससे मुतासर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के अलावा सन 1980 ईस्वी की दहाई से 70 मुरब्बा किलोमीटर सियाचिन का खित्ता भी अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक तनाज़े का सबब बन गया था। सियाचिन इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम शमाली गिलगित बल्तिस्तान एजेंसी के मशरक में एक ग्लेशियर का नाम है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि यह खित्ता पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया है। सियाचिन ग्लेशियर के शमाल में सल्तोरो रिज है, जिस पर इंडिया का मौक़िफ़ है कि ये इसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का हिस्सा है और इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जबकि पाकिस्तान के इस रिज के बारे में मौक़िफ़ है कि यह खित्ता गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ट्रांस कराकरम ट्रैक्ट नामी ये इलाका 5800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, अब चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। पाकिस्तान इस खित्ते पर अपने दावे से सन 1963 ईस्वी में दस्तबरदार हो गया था। ताहम इस ट्रैक्ट को इंडिया अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा करार देकर इसका दावेदार है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात सिर्फ शुमाली इलाके में ही नहीं है, बल्कि जनूब में रन ऑफ कुश के खित्ते में सर क्रीक का तनाज़ा भी हल तलब है। 96 मुरब्बा किलोमीटर सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक आबी खित्ता है। पाकिस्तान इसके मशरकी किनारे की हद तक अपनी मलकियत का दावा करता है, जबकि इंडिया इस पानी को वस्त में तकसीम करने का ख्वाह है। इंडिया और नेपाल के दरमियान 400 मुरब्बा किलोमीटर काला पानी का एक खित्ता है, जो इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन नेपाल इस खित्ते पर दावा करता है। गुज़िश्ता माह मई में इंडियन वज़ारत दिफा ने कोह हिमालय में दर्रा लुपोलेख के गुजरती हुई 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का इंटरनेट पर इफ्तिताह किया था। नेपाली हुकूमत ने इस इफ्तिताह पर एहतजाज करते हुए इंडियन सफीर को तलब किया और इन्हें बताया कि यह सड़क उस खित्ते से गुजरती है जिस पर नेपाल का दावा है। नेपाल ने इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो सूरत हाल को बगैर सफारती मुशावरे के बदल रहा है। इस तनाज़े पर कशीदगी और भी बढ़ गई है, क्योंकि नेपाल ने अब इस खित्ते में अपनी पुलिस तैनात कर दी है। उसने काला पानी को अपनी रियासत की जमीन करार देने के लिए जरूरी आईनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी जानब इंडिया ने नेपाल को पैगाम दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए आमादा है, लेकिन इनका आगाज कोविड-19 के बहरान के बाद हो सकेगा। इसी तरह 140 मुरब्बा किलोमीटर का एक और खित्ता जो कि सूस्ता के नाम से पहचाना जाता है, वो नेपाल के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन इंडिया इस रकबे पर अपनी मलकियत का दावा करता है। श्रीलंका सन 1974 ईस्वी में इंडिया ने बहरे हिंद के एक हिस्से में आबी गुजरगाह के हुकूक के तनाज़े को तय करने के लिए श्रीलंका से गैर आबाद 235 एकड़ रकबे पर फैले एक जजीरे का तनाज़ा अपने दावे से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ खत्म किया था। इस जजीरे का नाम कठचथ्योर है। म्यांमार का इलाका सगेंग के गांव तामू का एक खित्ता है, जिसका नाम
नम्फा लॉन्ग और दूसरी जानब इंडिया की रियासत मणिपुर के इलाके मोड़ के दरमियान एक वादी कब्बू है। इस वादी पर दोनों मुल्कों का दावा है और ताहाल इस तनाज़े का तस्फिया होना बाकी है। भूटान और इंडिया के दरमियान सन 1970 और सन 80 के दहाई में कई इलाकों में सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरात के बाद काफी सारे तनाज़ात तय कर लिए गए थे। तहम अब भी दोनों के दरमियान सरभंग नामी और गायलक फुक नामी खित्तों पर इलाकाई तनाज़ा बरकरार है। बांग्लादेश, इसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी समुद्री हदूद में जहाज रानी के लिए आबी गुजरगाह के हुकूक के एक तनाज़े को तय करने के लिए बांग्लादेश से खलीज बंगाल में एक जंजीरे बांगा बंधु के तनाज़े के हल के लिए मुआहिदा किया। ये जजीरा भी गैर आबाद है। ये जजीरा खलीज बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्रा के समुद्र में गिरने के डेल्टा वाले मकाम पर वाक़ है। कई दहाइयों के झगड़े और फिर सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरात के सिलसिलों के बाद 5 बरस कबल इन दोनों मुमालिक ने सैकड़ों महसूर इलाके का तबादला किया। ये वो इलाके हैं जो दोनों की सरहदों पर मुखालफ मुल्क के खित्ते में 3 एतराफ से महसूर थे, यानी महसूरा या दर खिता, यानी किसी मुल्क का ऐसा खिता जो दूसरे मुल्क के इलाके से घिरा हुआ हो। बांग्लादेश की सरजमीन के अंदर इंडिया के 111 महसूरे थे, जबकि बांग्लादेश के 51 महसूरे इंडिया की सरजमीन में घिरे हुए थे। इस तरह इंडिया ने तकरीबन 17,000 मुरब्बा एकड़ जमीन बांग्लादेश को देकर बांग्लादेश से 7,000 मुरब्बा एकड़ जमीन लेने का मुआहिदा किया। अवामी जमहूरियत चीन के अपने अपने हमसाया मुमालिक के साथ इलाकाई तनाज़ात की हिस्ट्री। चीन के भी अपने हमसाया मुल्कों के साथ इलाकाई तनाज़ात रहे हैं, तहम सवाए चंद एक के बाकी तनाज़ात को उसने हल करने के लिए मुसालहत से काम लेते हुए समझौते किए हैं। चीन ने अपने 23 तनाज़ात में से 17 को नुकसान के इवज हल किए हैं, जबकि 6 तनाज़ात पर रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखाई है और इनमें तखीरी हिकमत अमली अख्तियार की है। सन 1949 ईस्वी से लेकर अब तक इन 17 इलाकाई तनाज़ात को तय करते वक्त चीन ने बाज़ मामलात में बहुत बुनियादी नौयत की मुसालहत कारी का मुजाहरा किया है। कई एक तनाज़ात में तो चीन मुतनाज़े खित्ते में निस्फ से ज्यादा जमीन अपने मद्दे मुकाबल को देने के लिए भी तैयार हुआ है। इनमें 15 तनाज़ात ऐसे हैं जिनमें चीन की मुसालहत करने की रजामंदी ने इन तनाज़ात के दोनों तरफा मुआहिदों के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर तय करने के रास्ते खोल दिए हैं। अमेरिका के मारूफ यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर M टेलर फ्रियोल ने अपने एक तहकीकाती मकाले रिजीम इनसिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन में चीन के अपने हमसायों के साथ तनाज़ात के तस्फियों की एक फहरिस्त जमा की है। उनका असल मकसद इन नजरियात पर बहस करना था कि आमरीतें या जमहूरियतें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए बैरूनी खतरात का किस तरह इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती हैं। बर्मा के साथ चीन के ताल्लुकात। चीन ने बर्मा के साथ सन 1957 ईस्वी और सन 1956 ईस्वी के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए एक मुतनाज़े खित्ते का हल निकाल लिया। ये मुज़ाकरात बर्मा और चीन की फौजों के दरमियान तसादुम के बाद शुरू हुए थे। तस्फिये के मुआहिदे के नतीजे में चीन को मुतनाज़े इलाके का 18% यानी कि 1909 मुरब्बा किलोमीटर हिस्सा मिला, जबकि बर्मा को अहम नौयत की शहरा मिली, एक नमक की कान मिली और मुल्क के शमाल में अपनी मर्जी की सरहद की निशानी का हक मिला। नेपाल के साथ सन 1960 ईस्वी में अपना इलाकाई तनाज़ा तय करते वक्त चीन ने मुतनाज़े जमीन में से सिर्फ 6% हिस्से और माउंट एवरेस्ट के निसफ हिस्से पर इत्तफाक किया। इस मुतनाज़े खित्ते की ज्यादातर सरजमीन नेपाल को मिली थी। चीन को कुल मिलाकर 2476 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मिला था। इसमें माउंट एवरेस्ट का इलाका भी शामिल नहीं था।
इंडिया के साथ भी जिन दिनों चीन की बहुत दोस्ती थी, चीन ने सन 1960 ईस्वी में इलाकाई तनाज़ा तय किया था, जिसके मुताबिक चीन के हक में इंडिया मुतनाज़ खित्ते के 1.25 लाख मुरब्बा किलोमीटर इलाके से दस्तबरदार हुआ था। चीन को मिलने वाली ये जमीन मुतनाज़े का 26% हिस्सा बनता है। ताहम ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर अभी तक हल नहीं हुआ है। अलबत्ता दोनों के दरमियान एतमाद साजी और सरहदों पर अमन कायम रखने के मुख्तलिफ अदवार में मुआहदे हुए। चीन और इंडिया के साथ कई एक इलाकाई तनाज़े हैं जो अभी भी हल तलब हैं। शुमाली कोरिया सन 1962 ईस्वी में शुमाली कोरिया के साथ इलाकाई तनाज़ा तय करने के लिए चीन ने एक मुआहदा किया और फिर इसके बाद सन 1964 ईस्वी में एक 2 तरफा प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। इनके नतीजे में चीन को एक मुतनाज़े झील में से 40% हिस्सा मिला, जो कि 1165 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। झील का बाकी हिस्सा शुमाली कोरिया को मिला। चीन के शुमाल में इसका हमसाया मुल्क मंगोलिया के दरमियान इलाकाई तनाज़ा तय करने के लिए सन 1962 ईस्वी में एक मुआहदा हुआ। इसके बाद सन 1964 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए, जिसकी बदौलत चीन को मुतनाज़े इलाके का 9% हिस्सा मिला, जो कि 16,808 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान ने सन 1963 ईस्वी के मुआहदे के मुताबिक सन 1964 ईस्वी के एक सरहदी प्रोटोकॉल के जरिए सियाचिन के शुमाल में एक खित्ते का तनाज़ा तय किया। इसके मुताबिक चीन को मुतनाज़े इलाके का 60% हिस्सा मिला। ताहम चीन ने मुतनाज़ा इलाके के अलावा पाकिस्तान को 1942 मुरब्बा किलोमीटर जमीन का इंतकाल भी किया। अफगानिस्तान चीन और अफगानिस्तान के दरमियान वाखान की पट्टी के जरिए एक राब्ता बनता है, जो कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मौजूद है। सन 1963 ईस्वी में अफगानिस्तान के साथ सरहदी मुआहदे के जरिए चीन 7,381 मुरब्बा किलोमीटर रकबे से दस्तबरदार हो गया था। यह मुआहदा मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के हक में था। चीन को मुतनाज़े खित्ते में से कुछ भी नहीं मिला था। चीन के रूस के साथ कई जगहों पर सरहदी तनाज़ात हैं। चीन के मशरकी सरहद पर तनाज़े को तय करने के लिए चीन और रूस ने सन 1964 ईस्वी में इत्तफाक़े राय से मुआहिदा किया था। एक मुतनाज़े जजीरों को उन्होंने थलवाग असूल के तहत बराबर तकसीम कर लिया था। इसके बाद सन 1969 ईस्वी, सन 1978 ईस्वी और सन 1987 और 91 के दौरान मुज़ाकरा के सिलसिलों के नतीजे में चीन को मुतनाज़े दरियाई जजीरों का 52% हिस्सा मिला, जबकि बाकी मुतनाज़े खित्तों को बराबर तकसीम किया गया था। इस तरह चीन को 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मिला था। चीन के रूस से लगने वाले मगरबी सरहद पर तनाज़ा सन 1994 ईस्वी के एक मुआहदे के जरिए तय पाया था। इस मुआहदे की वजह से चीन और रूस ने उस वक्त की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मुस्तकिल सरहद के तौर पर तस्लीम किया था। चीन के शुमाली मशरक में रूस और चीन के दरमियान फौजी नोयर के एक अहम जजीरे पर तनाज़ा था। इस तनाज़े को तय करने के लिए सन 1964 ईस्वी से लेकर सन 2004 तक मुज़ाकरा का सिलसिला जारी रहा। इस मुआहदे से चीन को 408 किलोमीटर रकबा मिला। मुतनाज़े जजीरे अबागीतो और हेक्सियाजी को दोनों मुल्कों ने बराबर तकसीम किया। इनमें से वो तनाज़ा भी शामिल था जो सोवियत यूनियन के ज़माने से चला आ रहा था। भूटान चीन ने एक 2 तरफा मुआहदे के जरिए भूटान के एक सरहदी इलाके के तनाज़े का तस्फिया इसी तरह हल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मुतनाज़ा ज़मीन का 24% हिस्सा चीन को मिलेगा, जो कि 1128 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ताहम ये तनाज़ा अभी तक हल तलब है। चीन की सरहद लाओस से भी मिलती है, लेकिन उनके दरमियान एक मामूली सा तनाज़ा था, जिसे एक मुस्बत माहौल में तय कर लिया गया था। सन 1990 और 91 के दौरान मुज़ाकरा के एक सिलसिले के बाद दोनों ने एक सरहदी मुआहिदा किया, जिसके नतीजे में चीन को 18 किलोमीटर का रकबा मिला, जो कि मुतनाज़ा ज़मीन का निस्फ बनता है। चीन और वियतनाम के दरमियान इलाकाई तनाज़े के तस्फिये के लिए दोनों मुल्कों ने सन 1977 ईस्वी में मुज़ाकरा के सिलसिले का एक आगाज किया था, लेकिन सन 1982 से लेकर सन 1989 के तवील
और सबर अजमा मुज़ाकरा के बाद चीन को मुतनाज़ ज़मीन का 50% हिस्सा मिला, जो कि 227 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। वियतनाम के साथ चंद मुतनाज़ जजीरों पर तहाल तस्वीर हल नहीं हुआ। काज़ाकिस्तान चीन का वस्ती एशिया में सबसे बड़ा हमसाया काज़ाकिस्तान है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़े को सन 1982 से लेकर सन 1998 के दरमियान मुज़ाकरा के जरिए इस तरह तय किया कि चीन को मुतनाज़े रकबे का 22% हिस्सा मिला, जो कि 2024 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। किर्गिज़स्तान सन 1992 से लेकर सन 2002 के दरमियान तवील मुज़ाकरा के जरिए चीन ने 3656 मुरब्बा किलोमीटर जमीन हासिल की, जो कि मुतनाज़े रकबे का 32% हिस्सा बनती है। इस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत हुए थे। ताजिकिस्तान के साथ तय होने वाला मुआहिदा तकरीबन यकतरफा था। इस तनाज़े पर मुज़ाकरा का सिलसिला सोवियत यूनियन के ज़माने में सन 1964 से शुरू हुआ था, जो कि बाद में फिर से 1990 से 2004 तक जारी रहा। इस मुआहिदे के मुताबिक तनाज़ात के हल के बाद चीन को 28,430 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मिला, जो कि मुतनाज़े रकबे का 4% बनता है। अब हम आपको उन तनाज़ात के बारे में बताएंगे जिन पर चीन ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। चीन ने मकाओ और हांगकांग के बारे में जो मुआहिदे पहले हो चुके थे, इन पर ना तो पुर्तगाल से और ना ही बरतानिया से कोई मुआहिदा किया। इब्तदा में बरतानिया की कोशिश थी कि हांगकांग के बरतानिया की तहवील में तोसी का एक मुआहिदा हो जाए, लेकिन चीन ने इस पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार किया। बिलआखिर बरतानिया को पुर्तगाल की तरह हांगकांग को चीन के हवाले करना पड़ा था। चीन एक जमाने में अपने सरहदी और इलाकाई तनाज़ात तय करने के लिए इंडिया के साथ भी नेपाल और भूटान जैसे मुसालहत पसंद समझौते करने के लिए तैयार था, जिसमें इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक मैकमोहन लाइन को भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो अक्साई चीन पर अपनी हाकमियत चाहता था। MIT के रिसर्चर M टेलर फ्रियोल के मुताबिक इस मुआहिदे के होमवर्क के साथ सन 1960 ईस्वी में चीनी वज़ीर आज़म चू इन लाई इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मुज़ाकरा के 6 दौर भी हुए, लेकिन वो नाकाम रहे। चू इन लाई होलियांग होरेन कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर इंडिया के साथ सरहदी तनाज़ात तय करने की तजवीज़ लेकर आए थे। डॉक्टर रामचंद्र गुहा अपने तहकीकी मकाले जवाहरलाल नेहरू एंड चाइना ए स्टडी इन फेल्योर में लिखते हैं कि शायद नेहरू चीनी रहमा की तजावीज़ कबूल कर लेते, लेकिन तिब्बत में बगावत के आगाज और दिल्ली में पार्लियामान में चीनी पेशकश के खिलाफ बयान से नेहरू ने अपनी खैर और आफियत इसी में बेहतर समझी कि कोई मुआहिदा ना किया जाए। ताहम चीनियों ने इंडिया के इस रवैये को चीन के खिलाफ एक साजिश समझा और इस तरह इंडिया और चीन के दरमियान कुछ दो और कुछ लोगों के बुनियाद पर होने वाले मुआहिदे की वही मौत हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ बहुत ज़्यादा और अहम नॉलेज हासिल कर सकेंगे, बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल का तयन भी कर सकेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाजमी देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये बात तो साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस एक कुदरती बीमारी नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन मेड कीमियाई वायरस है, क्योंकि कुदरती वायरस हमेशा मौसमियाती होता है। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कोई भी वबा 72 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकती। और इसमें बहुत बड़ी हिकमत भी है, क्योंकि हर 72 दिन के बाद मौसम तकरीबन बदल जाता है। लेकिन ये वायरस तो मौसम बदलने के साथ साथ अपनी शिद्दत कम नहीं कर पा रहा। जब कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा या कोरोना वायरस के खात्मे के बाद हम दुनिया को दोबारा देखेंगे, तो ये दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी, बल्कि यकसर बदल जाएगी। दुनिया के तौर तरीके बदल जाएंगे, सोचने का अंदाज बदल जाएगा, इसकी ज़रूरियात बदल जाएंगी, रहने सहने का तरीका बदल जाएगा। बहुत सारे लोग मुल्क
یا कंपनीज जो कि पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थे अब इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेंगे, बल्कि नए लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर आएंगे। ये सब कुछ पहली बार नहीं होगा। दुनिया में जब भी कोई बड़ा और अहम वाक़या पेश आया है, इसके बाद दुनिया बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप सबको इल्म है कि 1920 ईस्वी में इन्फ्लुएंजा आया था और इसमें करोड़ों लोगों की हलाकत के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। इसी तरह पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद भी दुनिया बड़े पैमाने पर तब्दील हो गई थी और आखिरी मर्तबा का वाक़या जिसके बाद दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई थी वो 9/11 का वाक़या था, जिसमें अमेरिका के अंदर बड़ी तबाही हुई थी और तकरीबन 3000 लोग जाँ बहक हो गए थे। इस वाक़े के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था। दुनिया एक मर्तबा फिर बदल गई थी और नई किस्म की जंगें शुरू हो गई थी। नए इत्तेहाद बने थे, नई फौजें बनी थी, नए कवानीन बने थे। अब कोरोना वायरस जो है एक नई और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है और इसने दुनिया के बड़े बड़े बुर्ज उलट कर रख दिए हैं। इसके खात्मे के बाद दुनिया एक मर्तबा फिर पूरी तरह बदल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जब दुनिया बदलेगी तो दुनिया का नया बादशाह कौन होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन होगा। इसके ऊपर सर्द जंग शुरू हो चुकी है। लोग चीन के ऊपर नजरें लगाए बैठे हैं कि चीन अब क्या करता है, क्योंकि चीन का हर अमल जो है वो मुस्तकबिल का तयन कर रहा है। अमेरिका के पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस की स्टोरी को समझने के लिए हम कुछ नकात का गौर से जायजा लेते हैं। इस वक्त अमेरिका को लगता है कि ये वायरस जो है ये चीन की वजह से फैला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा दे चुके हैं। इन स्टेटमेंट्स के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अब इनके अदारे इसके मुतल्लिक संजीदगी से तहकीकात कर रहे हैं कि ये वायरस कैसे निकला और कैसे फैला। दूसरी जानब चीन जो है इसका अपना एक मौक़िफ़ है। चाइना इस बात का दावा करता है कि ये वायरस चीन में अमेरिका ने फैलाया है। वो ना सिर्फ इसका दावा करते हैं बल्कि इसका सबूत भी रखते हैं। चाइना के मुताबिक ये वायरस अमेरिकी फौजियों ने जानबूझकर चाइना में फैलाया है। वो इस बात को पूरे वसूख से बयान करते हैं कि चाइना में अमेरिकी फौजी जो मशकों के लिए आए थे, इनमें कुछ फौजी इन्फेक्टेड थे जिन्होंने जानबूझकर वायरस चाइना में फैलाया। चाइना ने इस मामले में बर वक्त इक़दाम किए और अपना पहला केस पकड़ लिया और अपनी कौम को इस बहरान से बचा लिया। अब दोनों मुमालिक इस हसास मामले में बड़ी एहतियात से काम ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हसास मामला है और थोड़ी सी बेएहतियाती दोनों मुमालिक को एक बहुत बड़ी जंग में धकेल सकती है, जिससे पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती है। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं लगातार बेएहतियाती से काम ले रहे हैं और आए दिन गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते रहते हैं, क्योंकि ऐसे बयानात से वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, क्योंकि वो सदारती इलेक्शन में हर सूरत कामयाब होना चाहते हैं। अब चाइना को लगता है कि ये वायरस अमेरिका ने छोड़ा है, जबकि अमेरिका को ये लगता है कि ये वायरस चाइना ने फैलाया है। दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन इन दोनों की कहानियों के पीछे कुछ फैक्ट हैं जिन पर गौर करें तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि कौन किसके लिए कितना जिम्मेदार है। दुनिया में अगर कोरोना वायरस ना भी आता तो आने वाले 10 सालों में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला था। दुनिया बदलने जा रही थी और दुनिया के बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो चाइना था, क्योंकि चाइना दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करने वाला था या इससे बिल्कुल कम करने वाला था।
اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی کاسٹ بہت کم کی جائے۔ اب اس کے لیے چائنا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک مشینری اور بہت سی چیزیں جو ہے انہیں الیکٹرونک پر شفٹ کر رہا تھا، اور اس طرح کی بیٹریاں بنا رہا تھا جو چند منٹوں میں چارج ہو کر گھنٹوں تک چارج رہیں گی اور گاڑیوں اور مشینوں کو چلاتی رہیں گی۔ یعنی اس حد تک ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 5 منٹ تک چارج ہونے والی بیٹری 5 سے 6 گھنٹے تک گاڑی کو چلائے رکھے گی۔ یعنی اگر کسی نے فیصل آباد سے اسلام آباد جانا ہو تو وہ فیصل آباد سے بیٹری چارج کر کے نکلے اور اسلام آباد پہنچ کر دوبارہ چارج کر کے واپس فیصل آباد اپنے گھر پہنچ جائے۔ یعنی اس طرح کی ٹیکنالوجی چائنا دنیا میں متعارف کروانے جا رہا تھا۔ امریکہ کو بھی پتا تھا کہ دنیا کا مستقبل یہی ہے اور دنیا کو ایک نہ ایک دن اس کی طرف شفٹ ہونا ہی ہے، لیکن امریکہ اور یورپ کی کاسٹ جو ہے یہ نئی چیزیں بنانے کی طرف وہ بہت زیادہ ہے، چائنا کی کاسٹ بہت کم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان چیزوں کو بنانے کے لیے جو را مٹیریل چاہیے وہ چائنا کو اسی خطے سے مل جاتا ہے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان سے، بلوچستان سے اور چائنا کے اندر سے۔ تو را مٹیریل جو ہے وہ چائنا یہیں سے ارینج کر لیتا ہے، لیبر اس کی سستی ہے، قوانین اس کے بہت اچھے ہیں، سکلز ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی میں وہ پہلے ہی دنیا میں سب سے آگے ہیں، سائنٹیفک طریقوں سے وہ کام کرتے ہیں، خود کار طریقوں سے تو وہ کاسٹ جو ہے ان کی وہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ تیار نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ آنے والے 5 سے 6 سالوں کے اندر چائنا اتنا پیسہ کمانے والا تھا اور اتنی بڑی معیشت بننے والا تھا کہ یہ سارے ملک چائنا سے بہت پیچھے رہ جاتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چائنا کے بہت بڑی اکانومی بننے سے امریکہ سے سپر پاور کا لیول ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا اور چائنا ایک نئی اور بہت بڑی طاقت اور سپر پاور بن جاتا۔ اب امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے ایسے ماحول کے اندر چائنا کو روکنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ شک کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر یہ وائرس چائنا کے اندر چھوڑا گیا تاکہ 2 سال کے لیے چائنا کو انگیج کیا جا سکے اور چائنا اس وائرس سے نمٹنے میں لگ جائے، اور اسی دوران امریکہ اور یورپ کو موقع مل جائے اور اس عرصے کے دوران ان کی کمپنیاں ان انقلابی چیزوں کو بنانے کی کاسٹ ٹیکنالوجی سے کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور چائنا کے برابر آ سکیں۔ اس کے علاوہ چائنا کی کاسٹ کو بڑھانے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جن جن علاقوں سے چائنا را مٹیریل لیتا ہے ان علاقوں کے حالات چائنا کے لیے دشوار کر دیے جائیں، یا پھر ان ملکوں سے بات چیت کر کے چائنا کی رسائی ناممکن کی جا سکے تاکہ چائنا کی کاسٹ بڑھائی جائے۔ لیکن یہ صرف ان کا خواب تھا اور اس میں کامیاب ہونا بالکل ناممکن تھا۔ تو یہ تھی ایک کہانی جو مبینہ طور پر دنیا کی منڈیوں میں موجود ہے۔ چونکہ چائنا میں صدارتی نظام موجود ہے اور وہ بہترین انتظامی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، اور چائنا نے خود کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیار کیا اور ایک قوم بن کر اس سے نکل گئی۔ لیکن پھر یہی وائرس واپس امریکہ پہنچا یا پھر پہنچایا گیا۔ یہ پہنچایا گیا کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ امریکہ کی طرف سے چائنا پر ایک حملہ تھا تو چائنا نے پھر امریکہ پر یہ جوابی حملہ کیا، اور جو وائرس امریکہ میں پھیلایا گیا ہے یہ وائرس چائنا میں پھیلے ہوئے کرونا وائرس سے بالکل مختلف ہے۔ چونکہ چائنا میں صدارتی نظام موجود ہے اور وہ بہترین انتظامی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، اور چائنا نے خود کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیار کیا اور ایک قوم بن کر اس سے نکل گئی۔
लेकिन फिर यही वायरस वापस अमेरिका पहुंचा या फिर पहुंचाया गया। ये पहुंचाया गया का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अगर ये अमेरिका की तरफ से चाइना पर एक हमला था तो चाइना ने फिर अमेरिका पर ये जवाबी हमला किया, और जो वायरस अमेरिका में फैलाया गया है ये वायरस चाइना में फैले हुए कोरोना वायरस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चाइना में फैले इस वबाई वायरस से डेथ रेशो बहुत कम है, जबकि अमेरिका और यूरोप में फैले कोरोना वायरस से डेथ रेशो बहुत खतरनाक हद तक ज्यादा है। वहां इस वायरस ने बहुत तबाही मचाई है। एक और बहुत अहम बात जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की अलामत साबित हुई है वो ये कि चाइना ने सारे मुल्कों के लोगों को वापस अपने अपने ममालिक में जाने दिया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को रोके रखा ताकि वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल ना हो सके। और ये हकीकत भी है कि चाइना से कोरोना वायरस का कोई भी मरीज पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि ये वायरस ईरान और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। इससे साबित होता है कि चाइना सीपैक और पाकिस्तान को कितनी अहमियत देता है। इससे ये नतीजा निकलता है कि चूंकि चाइना की कास्ट बहुत कम थी और चाइना सीपैक को इस्तेमाल करके एक इनकलाब बर्पा करने वाला था और पूरी दुनिया को तब्दील करने वाला था। अमेरिका ने चाइना को रोकने के लिए उस पर बायो हमला किया, लेकिन जब चाइना ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका खुद रुक गया। इस वक्त अमेरिकन मीडिया और यूरोपीय मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है कि चाइना बड़ी सीरियसली इस बात के ऊपर सोच रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेड करता है वो इस ट्रेड में डॉलर की बजाय चाइनीज युआन को चूज करे, यानी अपनी जाती करेंसी को। और अगर चाइना ये करता है तो डॉलर के मुकाबले में एक दूसरी बड़ी करेंसी मार्केट के अंदर आकर खड़ी हो जाएगी। फिर इन दोनों करेंसियों का 1-on-1 मुकाबला होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ यही दो बड़ी मईशतें हैं और इन दोनों के पास अपनी अपनी करेंसी होगी और अपना अपना माहौल होगा। बहुत बड़े अपने अपने अलाइज भी हैं। अगर ये माहौल पैदा हो जाता है तो इससे बैनुल-अक़वामी मंडियों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ तजिया नगारों और माहिरीन के मुताबिक डॉलर धड़म से नीचे आकर गिर पड़ेगा, जिसको अभी तक अमेरिका ने किसी न किसी तरह से बचा कर रखा हुआ है। अगर अमेरिकी डॉलर नीचे गिर गया और चाइनीज युआन मार्केट में आकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में खड़ा हो गया तो 2021 के अंदर चाइना को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। ये चाइना का बहुत बड़ा और पुराना ख्वाब है। वो बड़े अरसे से ये ख्वाब पूरा करना चाह रहा था, लेकिन वो बगैर किसी लड़ाई के और जंग के इससे पूरा करना चाह रहा था। इसमें कोई शक नहीं, चाइना एक बहुत बड़ी जंगी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो जंग नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह करके वो दुनिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत करें कि दुनिया इनके कदमों के नीचे हो और वो दुनिया की सुपर पावर के तौर पर दुनिया को लीड करना शुरू कर दें। ये है चाइनीज मॉडल। अमेरिकन ने इनको रोकने की बड़ी कोशिश की। वो पाकिस्तान को भी वर्गलाते रहे, इंडिया को भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने यूरोप के अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा किया, हर जगह चाइना के खिलाफ बात की। कोरोना वायरस भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और अपने खोदे कुएं में खुद ही आ गिरे। अब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और चाइना सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बल्कि तकरीबन 85% चाइना इस अचीवमेंट को हासिल कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप सब इस नतीजे पर तो पहुंच ही चुके होंगे कि कोरोना वायरस के मतलब असल हकायक और असल मकासद क्या थे। मज़ीद ऐसी हकायक पर मबनी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल फैक्चुअल न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्चुअल न्यूज टीवी की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस तवील वीडियो में हम आपको बरे-आज़म एशिया के दो बड़े हमसाए चीन और भारत के आपस में कशीदा ताल्लुकात और इनके अपने अपने हमसाए मुमालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और किन किन मामलात पर तनाज़ात चल रहे हैं, इन सब पर तफसील से आगाह करेंगे। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ात की तफसील और पाकिस्तान के साथ हकीकी ताल्लुकात पर भी रोशनी डालेंगे। चीन और भारत के आपस में ताल्लुकात की क्या तारीख है और इन दोनों बड़े मुमालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात क्यों और कैसे पैदा हुए और इनकी क्या हिस्ट्री है, आज की वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्चुअल न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हकायक पर मबनी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज से बाखबर रखा जा सके। दोस्तों, बरे-आज़म एशिया के दो बड़े हमसाए और दुनिया में आबादी के लिहाज से दो सबसे बड़ी जोहरी ताकतें चीन और इंडिया एक मरतबा फिर एक दूसरे के साथ सींग फंसाए बैठी हैं। दोनों ताकतों के न सिर्फ आपस में तनाज़ात की एक तारीख है जिनमें कभी कभार सुलगती आग में चिंगारियां भी पैदा होती हैं और शोले भी भड़क उठते हैं, बल्कि दोनों के अपने अपने हमसायों के साथ तनाज़ात की अलग अलग तारीख भी है। इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान शदीद कशीदगी का माहौल है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सरहद में कई मकामात मुतनाज़े हैं। इन तनाज़ात के सबब इन दोनों मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजी दस्ते की 6 दहाइयों से अक्सर मुठभेड़ होती रही है। सन 1962 ईस्वी में इन दोनों के दरमियान एक माह तवील जंग भी हुई थी जिसमें इंडिया को हजीमत उठाना पड़ी थी। चीन ने इंडिया के कई हजार मरबा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1000 फौजी हलाक किए थे जबकि 3000 जंगी कैदी भी बनाए थे। चीन के भी 800 फौजी हलाक या जख्मी हुए थे। अमेरिकी तज्जियाकार ब्रूस राइडल के मुताबिक चीन के साथ इंडिया की जंग में अमेरिका भी फाल हो गया था। बहरहाल बाद में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें की गई, लेकिन अब भी मुतनाज़ सरहद, दरियाओं के बहाव में तब्दीली और पहाड़ी इलाके की वजह से तनाज़े की फजा बरकरार रहती है। इसी वजह से वो सरहदी इलाके जो चीन से मिलते हैं इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है और इसी जगह कई इलाके दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़े हैं। अगर हालिया कशीदगी की बात की जाए तो हाल ही में होने वाले फौजी तसादुम 3 मकामात पर हुए हैं, जिनमें एक वादी गलवान, दूसरा हॉट स्प्रिंग नामी खित्ता और तीसरा इलाका पेंगोंग नामी झील के जुनूब में है। ये तीनों इलाके लद्दाख में हैं। मौजूदा कशीदगी सिर्फ लद्दाख के इलाकों तक महदूद नहीं है बल्कि रियासत सिक्किम के शमाल मशरकी इलाके नाथोला में भी फौजी हालत जंग में आमने सामने खड़े हैं। हालिया तसादम की एक बुनियादी वजह बताते हुए इंडिया के दफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने BBC के एथिरोजन से बात करते हुए कहा कि माजी में अमूमन पुरअमन रहने वाला दरियाए गलवान का इलाका अब जंग का खित्ता बन गया है, क्योंकि ये वो जगह है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सबसे करीब है और यहाँ इंडिया ने दरियाए श्यूक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक नई सड़क बनाई है जो कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे ज्यादा हसास इलाका है। इस खित्ते में इंडिया की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन को मुश्तिल किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने गैर मुबहम अंदाज में कहा है कि वादी गलवान चीन की सरजमीन है और इसी खित्ते की सरहद पर यह बिल्कुल वाज़े है कि वहां किसका कंट्रोल है। चीन के एक तहकीकाती इदारे चेंगडू इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के सरबराह ने इसी मौजू पर कहा है कि
چین کی فوج کے خیال میں انڈیا نے وادی گلوان میں جارحیت کی ہے، اس لیے انڈیا وہاں صورتحال یعنی کہ سٹیٹس کو بدل رہا ہے اور اس بات نے چین کو اشتعال دلایا ہے۔ اس خطے میں کشیدگی کی حالت گزشتہ برس سے بڑھ رہی ہے، جبکہ اگست میں انڈیا نے ایک متنازع اقدام کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو یک طرفہ اقدام کے ذریعے تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا نے اس خطے میں اپنی جانب سے اپنی سرحدوں کا ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا، جس میں اس وقت چین کے کنٹرول میں اقصائی چین کو انڈین وفاق کے زیر انتظام لداخ میں شامل کر دیا گیا۔ چین اور انڈیا کے درمیان تنازعات کی تاریخ۔ سن 1962 عیسوی کی جنگ کے بعد بھی انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تصادم ہوئے ہیں۔ سن 1967 عیسوی میں سکم کے علاقے میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے 2 واقعات ہوئے۔ پہلا ناتھولا کا واقعہ کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا شولا کا واقعہ، جس میں چینی فوج کو سکم سے پسپا ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک اس مقام پر کشیدگی جاری رہی اور بالآخر سن 1975 عیسوی میں انڈیا نے خود مختار ریاست سکم کا انڈیا سے الحاق کر لیا۔ سن 1987 عیسوی میں چین اور انڈیا کے درمیان فوجی جھڑپ کے دوران دونوں جانب سے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس طرح اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حالیہ تصادم سے پہلے سن 2017 عیسوی میں اس وقت کئی فوجی زخمی ہوئے تھے جب دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ انڈیا کے اپنے ہمسایوں سے تعلقات۔ نمبر 1، چین۔ انڈیا اور چین کی سرحدی تنازعات کی تاریخ انڈیا کی آزادی سے بھی پرانی ہے اور جمہوری انڈیا بننے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 1 ماہ کی طویل جنگ بھی ہو چکی ہے۔ دونوں کے درمیان ان علاقائی تنازعات کو طے کرنے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ان سرحدی تنازعات کو طے کرنے کے لیے 21ویں صدی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان 22 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن معاملہ اب مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوہ ہمالیہ کے سلسلے کے پار انڈیا کے شمال مشرقی حصے کی جانب لداخ کے شمال مشرق میں ایک خطے کا نام اقصائی چین ہے۔ اس کا رقبہ 35,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ خطہ اس وقت چین کے زیر انتظام ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ خطہ چین کے خود مختار صوبے سنکیانگ کا حصہ ہے، جبکہ انڈیا اسے اپنے زیر انتظام لداخ کی یونین ٹیریٹری کا حصہ قرار دیتا ہے۔ لداخ اور اقصائی چین کے ساتھ ہی ایک اور متنازع خطہ ہے جس کا نام دسپانگ میدان ہے اور اس پر چین نے سن 1962 عیسوی کی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس میدان کے بقیہ حصے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح لداخ میں دمچوک اور چومار بھی متنازع علاقے ہیں جن پر دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے۔ عموماً سیاچن گلیشیئر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک متنازع خطہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس خطے کے کچھ حصے کا دعوے دار چین بھی بنتا ہے۔ انڈیا کی ریاست ہماچل پردیش میں چین کی سرحد پر 2 اور متنازع علاقے ہیں، جن میں سے ایک کا نام کورک شپکی ہے جبکہ دوسرے کا نام کنور ہے۔ انڈیا اور چین میں کشیدگی پر بھوٹان کیوں خاموش ہے؟ انڈیا ریاست اتر اکھنڈ کے ضلع نیلانگ، پلما، سمدا سنگ، جھانڈنگ، لتھال اور بروتھی بھی چین اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقے ہیں۔ اروناچل پردیش انڈیا کی ایک نئی ریاست ہے جسے سن 1972 عیسوی میں تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ انڈیا کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس ریاست کے زیادہ تر علاقے پر چین کا قبضہ ہے۔ یہ تبت کے جنوبی علاقے کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ جنوبی ایشیا میں انڈیا کی زمین پر تنازعات۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے دیگر ہمسایوں کے ساتھ بھی علاقائی تنازعات ہیں۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ تو انڈیا ایک طویل سفارتی اور مذاکراتی عمل کے بعد ان تنازعات کو طے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن باقی ممالک کے ساتھ خاص کر میانمار، بھوٹان، پاکستان اور نیپال کے درمیان زمینی یا آبی خطے پر تنازعات کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा जम्मू कश्मीर के इलाहा का है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है, लेकिन इंडिया के मुताबिक अब इसका हल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के रवायती इलाकों यानी गिलगित और बल्तिस्तान के इलाकों समेत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम लाने की सूरत में होगा। गुज़िश्ता बरस अगस्त तक इंडिया का सरकारी मौक़िफ़ था कि जम्मू कश्मीर के मसले को दो तरफा बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन पिछले बरस अगस्त में जम्मू कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत बदल देने के इक़दाम के बाद अब इस पर दो तरफा बातचीत की भी गुंजाइश नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही ने इंडिया के इस यकतरफा मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के इलाकाई तनाज़ात पर दावों और जवाबी दावों के तस्फिये की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हाल तो दूर की बात है, पाकिस्तान और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का तबादला एक मामूल बन चुका है। दोनों के दरमियान 3 बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 महदूद सतह की जंगें भी हो चुकी हैं। इस तनाज़े की वजह से न सिर्फ इन दोनों के इक्तिसादी तरक्की मुतासर हुई है, बल्कि पूरे जनूबी एशिया के मुमालिक भी इससे मुतासर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के अलावा सन 1980 ईस्वी की दहाई से 70 मुरब्बा किलोमीटर सियाचिन का खित्ता भी अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक तनाज़े का सबब बन गया था। सियाचिन इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम शमाली गिलगित बल्तिस्तान एजेंसी के मशरक में एक ग्लेशियर का नाम है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि यह खित्ता पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया है। सियाचिन ग्लेशियर के शुमाल में सल्तोरो रिज है, जिस पर इंडिया का मौक़िफ़ है कि ये इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का हिस्सा है और इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जबकि पाकिस्तान का इस रिज के बारे में मौक़िफ़ है कि यह खित्ता गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। ट्रांस कराकरम ट्रैक्ट नामी ये इलाका 5800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, अब चीन के ज़ेर इंतज़ाम है। पाकिस्तान इस खित्ते पर अपने दावे से सन 1963 ईस्वी में दस्तबरदार हो गया था। ताहम इस ट्रैक्ट को इंडिया अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा करार देकर इसका दावेदार है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ात सिर्फ शुमाली इलाके में ही नहीं है, बल्कि जनूब में रन ऑफ कुश के खित्ते में सर क्रीक का तनाज़ा भी हल तलब है। 96 मुरब्बा किलोमीटर सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक आबी खित्ता है। पाकिस्तान इसके मशरकी किनारे की हद तक अपनी मलकियत का दावा करता है, जबकि इंडिया इस पानी को वस्त में तकसीम करने का ख्वाह है। इंडिया और नेपाल के दरमियान 400 मुरब्बा किलोमीटर काला पानी का एक खित्ता है, जो इस वक्त इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन नेपाल इस खित्ते पर दावा करता है। गुज़िश्ता माह मई में इंडियन वज़ारत दिफा ने कोह हिमालय में दर्रा लुपोलेख के गुजरती हुई 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का इंटरनेट पर इफ्तिताह किया था। नेपाली हुकूमत ने इस इफ्तिताह पर एहतजाज करते हुए इंडियन सफीर को तलब किया और इन्हें बताया कि यह सड़क उस खित्ते से गुजरती है जिस पर नेपाल का दावा है। नेपाल ने इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो सूरत हाल को बगैर सफारती मुशावरे के बदल रहा है। इस तनाज़े पर कशीदगी और भी बढ़ गई है, क्योंकि नेपाल ने अब इस खित्ते में अपनी पुलिस तैनात कर दी है। उसने काला पानी को अपनी रियासत की जमीन करार देने के लिए जरूरी आईनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी जानब इंडिया ने नेपाल को पैगाम दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए आमादा है, लेकिन इनका आगाज कोविड-19 के बहरान के बाद हो सकेगा। इसी तरह 140 मुरब्बा किलोमीटर का एक और खित्ता जो कि सूस्ता के नाम से पहचाना जाता है, वो नेपाल के ज़ेर इंतज़ाम है, लेकिन इंडिया इस रकबे पर अपनी मलकियत का दावा करता है। श्रीलंका सन 1974 ईस्वी में इंडिया ने बहरे हिंद के एक हिस्से में आबी गुजरगाह के हुकूक के तनाज़े को तय करने के लिए श्रीलंका से गैर आबाद 235 एकड़ रकबे पर फैले एक जजीरे का तनाज़ा अपने दावे से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ खत्म किया था। इस जजीरे का नाम कठचथ्योर है। म्यांमार का इलाका सगेंग के गांव तामू का एक खित्ता है, जिसका नाम
नम्फा लॉन्ग और दूसरी जानब इंडिया की रियासत मणिपुर के इलाके मोड़ के दरमियान एक वादी कब्बू है। इस वादी पर दोनों मुल्कों का दावा है और ताहाल इस तनाज़े का तस्फिया होना बाकी है। भूटान और इंडिया के दरमियान सन 1970 और सन 80 के दहाई में कई इलाकों में सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरात के बाद काफी सारे तनाज़ात तय कर लिए गए थे। तहम अब भी दोनों के दरमियान सरभंग नामी और गायलक फुक नामी खित्तों पर इलाकाई तनाज़ा बरकरार है। बांग्लादेश, इसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी समुद्री हदूद में जहाज रानी के लिए आबी गुजरगाह के हुकूक के एक तनाज़े को तय करने के लिए बांग्लादेश से खलीज बंगाल में एक जंजीरे बांगा बंधु के तनाज़े के हल के लिए मुआहिदा किया। ये जजीरा भी गैर आबाद है। ये जजीरा खलीज बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्रा के समुद्र में गिरने के डेल्टा वाले मकाम पर वाक़ है। कई दहाइयों के झगड़े और फिर सख्त मेहनत तलब मुज़ाकरा के सिलसिलों के बाद 5 बरस कबल इन दोनों मुमालिक ने सैकड़ों महसूर इलाके का तबादला किया। ये वो इलाके हैं जो दोनों की सरहदों पर मुखालफ मुल्क के खित्ते में 3 एतराफ से महसूर थे, यानी महसूरा या दरा खिता, यानी किसी मुल्क का ऐसा खिता जो दूसरे मुल्क के इलाके से घिरा हुआ हो। बांग्लादेश की सरजमीन के अंदर इंडिया के 111 महसूरे थे, जबकि बांग्लादेश के 51 महसूरे इंडिया की सरजमीन में घिरे हुए थे। इस तरह इंडिया ने तकरीबन 17,000 मुरब्बा एकड़ जमीन बांग्लादेश को देकर बांग्लादेश से 7,000 मुरब्बा एकड़ जमीन लेने का मुआहिदा किया। अवामी जमहूरिया चीन के अपने अपने हमसाय मुमालिक के साथ इलाकाई तनाज़ात की हिस्ट्री। चीन के भी अपने हमसाया मुल्कों के साथ इलाकाई तनाज़ात रहे हैं, तहम सवाए चंद एक के बाकी तनाज़ात को उसने हल करने के लिए मुसालहत से काम लेते हुए समझौते किए हैं। चीन ने अपने 23 तनाज़ात में से 17 को नुकसान के इवज हल किए हैं, जबकि 6 तनाज़ात पर रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखाई है और इनमें तखीरी हिकमत अमली अख्तियार की है। सन 1949 ईस्वी से लेकर अब तक इन 17 इलाकाई तनाज़ात को तय करते वक्त चीन ने बाज़ मामलात में बहुत बुनियादी नौयत की मुसालहत कारी का मुजाहरा किया है। कई एक तनाज़ात में तो चीन मुतनाज़े खित्ते में निस्फ से ज्यादा जमीन अपने मद्दे मुकाबल को देने के लिए भी तैयार हुआ है। इनमें 15 तनाज़ात ऐसे हैं जिनमें चीन की मुसालहत करने की रजामंदी ने इन तनाज़ात के दोनों तरफा मुआहिदों के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर तय करने के रास्ते खोल दिए हैं। अमेरिका के मारूफ यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर M टेलर फ्रियोल ने अपने एक तहकीकाती मकाले रिजीम इनसिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन में चीन के अपने हमसायों के साथ तनाज़ात के तस्फियों की एक फहरिस्त जमा की है। उनका असल मकसद इन नजरियात पर बहस करना था कि आमरीतें या जमहूरियतें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए बैरूनी खतरात का किस तरह इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती हैं। बर्मा के साथ चीन के ताल्लुकात। चीन ने बर्मा के साथ सन 1957 ईस्वी और सन 1956 ईस्वी के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए एक मुतनाज़े खित्ते का हल निकाल लिया। ये मुज़ाकरात बर्मा और चीन की फौजों के दरमियान तसादुम के बाद शुरू हुए थे। तस्फिये के मुआहिदे के नतीजे में चीन को मुतनाज़े इलाके का 18% यानी कि 1909 मुरब्बा किलोमीटर हिस्सा मिला, जबकि बर्मा को अहम नौयत की शहरा मिली, एक नमक की कान मिली और मुल्क के शमाल में अपनी मर्जी की सरहद की निशानी का हक मिला। नेपाल के साथ सन 1960 ईस्वी में अपना इलाकाई तनाज़ा तय करते वक्त चीन ने मुतनाज़े जमीन में से सिर्फ 6% हिस्से और माउंट एवरेस्ट के निसफ हिस्से पर इत्तफाक किया। इस मुतनाज़े खित्ते की ज्यादातर सरजमीन नेपाल को मिली थी। चीन को कुल मिलाकर 2476 मुरब्बा किलोमीटर रकबा मिला था। इसमें माउंट एवरेस्ट का इलाका भी शामिल नहीं था। इंडिया के साथ भी जिन दिनों चीन की बहुत दोस्ती थी,
چین نے سن 1960 عیسوی میں علاقائی تنازع طے کیا تھا، جس کے مطابق چین کے حق میں انڈیا متنازع خطے کے 1.25 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے سے دستبردار ہوا تھا۔ چین کو ملنے والی یہ زمین متنازع کا 26% حصہ بنتا ہے، تاہم یہ تنازع مکمل طور پر ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ البتہ دونوں کے درمیان اعتماد سازی اور سرحدوں پر امن قائم رکھنے کے مختلف ادوار میں معاہدے ہوئے۔ چین اور انڈیا کے ساتھ کئی ایک علاقائی تنازع ہیں جو ابھی بھی حل طلب ہیں۔ شمالی کوریا سن 1962 عیسوی میں شمالی کوریا کے ساتھ علاقائی تنازع طے کرنے کے لیے چین نے ایک معاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد سن 1964 عیسوی میں ایک 2 طرفہ پروٹوکول پر دستخط کیے۔ ان کے نتیجے میں چین کو ایک متنازع جھیل میں سے 40% حصہ ملا، جو کہ 1165 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ جھیل کا باقی حصہ شمالی کوریا کو ملا۔ چین کے شمال میں اس کا ہمسایہ ملک منگولیا کے درمیان علاقائی تنازع طے کرنے کے لیے سن 1962 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد سن 1964 عیسوی میں ایک پروٹوکول پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت چین کو متنازع علاقے کا 9% حصہ ملا، جو کہ 16,808 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ پاکستان چین اور پاکستان نے سن 1963 عیسوی کے معاہدے کے مطابق سن 1964 عیسوی کے ایک سرحدی پروٹوکول کے ذریعے سیاچن کے شمال میں ایک خطے کا تنازع طے کیا۔ اس کے مطابق چین کو متنازع علاقے کا 60% حصہ ملا، تاہم چین نے متنازع علاقے کے علاوہ پاکستان کو 1942 مربع کلومیٹر زمین کا انتقال بھی کیا۔ افغانستان چین اور افغانستان کے درمیان واخان کی پٹی کے ذریعے ایک رابطہ بنتا ہے، جو کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان موجود ہے۔ سن 1963 عیسوی میں افغانستان کے ساتھ سرحدی معاہدے کے ذریعے چین 7,381 مربع کلومیٹر رقبے سے دستبردار ہو گیا تھا۔ یہ معاہدہ مکمل طور پر افغانستان کے حق میں تھا۔ چین کو متنازع خطے میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ چین کے روس کے ساتھ کئی جگہوں پر سرحدی تنازعات ہیں۔ چین کے مشرقی سرحد پر تنازع کو طے کرنے کے لیے چین اور روس نے سن 1964 عیسوی میں اتفاق رائے سے معاہدہ کیا تھا۔ ایک متنازع جزیروں کو انہوں نے تھلواگ اصول کے تحت برابر تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد سن 1969 عیسوی، سن 1978 عیسوی اور سن 1987 اور 91 کے دوران مذاکرات کے سلسلوں کے نتیجے میں چین کو متنازع دریائے جزیروں کا 52% حصہ ملا، جو کہ باقی متنازع خطوں کو برابر تقسیم کیا گیا تھا۔ اس طرح چین کو 1000 مربع کلومیٹر رقبہ ملا تھا۔ چین کے روس سے لگنے والے مغربی سرحد پر تنازع سن 1994 عیسوی کے ایک معاہدے کے ذریعے طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے چین اور روس نے اس وقت کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو مستقل سرحد کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ چین کے شمالی مشرق میں روس اور چین کے درمیان فوجی نوعیت کے ایک اہم جزیرے پر تنازع تھا۔ اس تنازع کو طے کرنے کے لیے سن 1964 عیسوی سے لے کر سن 2004 تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس معاہدے سے چین کو 408 کلومیٹر رقبہ ملا۔ متنازع جزیرے اباگیتو اور ہیکسیازی کو دونوں ملکوں نے برابر تقسیم کیا۔ ان میں سے وہ تنازع بھی شامل تھا جو سوویت یونین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ بھوٹان چین نے ایک 2 طرفہ معاہدے کے ذریعے بھوٹان کے ایک سرحدی علاقے کے تنازع کا تصفیہ اسی طرح حل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں متنازع زمین کا 24% حصہ چین کو ملے گا، جو کہ 1128 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ تاہم یہ تنازع ابھی تک حل طلب ہے۔ چین کی سرحد لاؤس سے بھی ملتی ہے، لیکن ان کے درمیان ایک معمولی سا تنازع تھا جسے ایک مثبت ماحول میں طے کر لیا گیا تھا۔ سن 1990 اور 91 کے دوران مذاکرات کے ایک سلسلے کے بعد دونوں نے ایک سرحدی معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں چین کو 18 کلومیٹر کا رقبہ ملا، جو کہ متنازع زمین کا نصف بنتا ہے۔ چین اور ویتنام کے درمیان علاقائی تنازع کے تصفیے کے لیے دونوں ملکوں نے سن 1977 عیسوی میں مذاکرات کے سلسلے کا ایک آغاز کیا تھا، لیکن سن 1982 سے لے کر سن 1989 کے طویل اور صبر آزما مذاکرات کے بعد چین کو متنازع زمین کا 50% حصہ ملا، جو کہ 227 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔
वियतनाम के साथ चंद मुतनाज़ जजीरों पर तहाल तस्वीर हल नहीं हुआ। काजाकिस्तान, चीन का वस्ती एशिया में सबसे बड़ा हमसाया काजाकिस्तान है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई तनाज़े को सन 1982 से लेकर सन 1998 के दरमियान मुज़ाकरा के जरिए इस तरह तय किया कि चीन को मुतनाज़े रकबे का 22% हिस्सा मिला, जो कि 2024 मुरबा किलोमीटर बनता है। किर्गिज़स्तान, सन 1992 से लेकर सन 2002 के दरमियान तवील मुज़ाकरा के जरिए चीन ने 3656 मुरबा किलोमीटर जमीन हासिल की, जो कि मुतनाज़े रकबे का 32% हिस्सा बनती है। इस मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद प्रोटोकॉल्स पर भी दस्तखत हुए थे। ताजिकिस्तान के साथ तय होने वाला मुआहिदा तकरीबन यकतरफा था। इस तनाज़े पर मुज़ाकरा का सिलसिला सोवियत यूनियन के ज़माने में सन 1964 से शुरू हुआ था, जो कि बाद में फिर से 1990 से 2004 तक जारी रहा। इस मुआहिदे के मुताबिक तनाज़ात के हल के बाद चीन को 28,430 मुरबा किलोमीटर रकबा मिला, जो कि मुतनाज़े रकबे का 4% बनता है। अब हम आपको उन तनाज़ात के बारे में बताएंगे जिन पर चीन ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। चीन ने मकाओ और हांगकांग के बारे में जो मुआहिदे पहले हो चुके थे, इन पर ना तो पुर्तगाल से और ना ही बरतानिया से कोई मुआहिदा किया। इब्तदा में बरतानिया की कोशिश थी कि हांगकांग के बरतानिया की तहवील में तोसी का एक मुआहिदा हो जाए, लेकिन चीन ने इस पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार किया। बिलाखिर बरतानिया को पुर्तगाल की तरह हांगकांग को चीन के हवाले करना पड़ा था। चीन एक जमाने में अपने सरहदी और इलाकाई तनाज़ात तय करने के लिए इंडिया के साथ भी नेपाल और भूटान जैसे मुसालहत पसंद समझौते करने के लिए तैयार था, जिसमें इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक मैकमोहन लाइन को भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो अक्साई चीन पर अपनी हाकमियत चाहता था। MIT के रिसर्चर M. टेलर फ्रियोल के मुताबिक इस मुआहिदे के होमवर्क के साथ सन 1960 ईस्वी में चीनी वज़ीर-ए-आज़म चू इन लाई इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मुज़ाकरा के 6 दौर भी हुए, लेकिन वो नाकाम रहे। चू इन लाई होलियांग होरेन कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर इंडिया के साथ सरहदी तनाज़ात तय करने की तजवीज़ लेकर आए थे। डॉक्टर रामचंद्र गुहा अपने तहकीकी मकाले जवाहरलाल नेहरू एंड चाइना ए स्टडी इन फेल्योर में लिखते हैं कि शायद नेहरू चीनी रहमा की तजावीज़ कबूल कर लेते, लेकिन तिब्बत में बगावत के आगाज और दिल्ली में पार्लियामान में चीनी पेशकश के खिलाफ बयान से नेहरू ने अपनी खैर व आफियत इसी में बेहतर समझी कि कोई मुआहिदा ना किया जाए। ताहम चीनियों ने इंडिया के इस रवैये को चीन के खिलाफ एक साजिश समझा और इस तरह इंडिया और चीन के दरमियान कुछ दो और कुछ लोगों के बुनियाद पर होने वाले मुआहिदे की वही मौत हो गई। चूंकि चाइना में सदारती निज़ाम मौजूद है और वो बेहतरीन इंतजामी सलाहियत रखने वाला मुल्क है और चाइना ने खुद को इस बहरान से निमटने के लिए तैयार किया और एक कौम बनकर इससे निकल गई। लेकिन फिर यही वायरस वापस अमेरिका पहुंचा या फिर पहुंचाया गया। यह पहुंचाया गया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अगर ये अमेरिका की तरफ से चाइना पर एक हमला था तो चाइना ने फिर अमेरिका पर ये जवाबी हमला किया और जो वायरस अमेरिका में फैलाया गया है ये वायरस चाइना में फैले हुए कोरोना वायरस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि चाइना में फैले इस वबाई वायरस से डेथ रेशो बहुत कम है, जबकि अमेरिका और यूरोप में फैले कोरोना वायरस से डेथ रेशो बहुत खतरनाक हद तक ज्यादा है। वहां इस वायरस ने बहुत तबाही मचाई है। एक और बहुत अहम बात जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की अलामत साबित हुई है वो ये कि चाइना ने सारे मुल्कों के लोगों को वापस अपने अपने मुमालिक में जाने दिया, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को रोके रखा ताकि वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल ना हो सके। और ये हकीकत भी है कि चाइना से कोरोना वायरस का कोई भी मरीज पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि ये वायरस ईरान और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। इससे साबित होता है कि चाइना सीपैक और पाकिस्तान को कितनी अहमियत देता है। इससे ये नतीजा निकलता है कि चूंकि चाइना की कास्ट बहुत कम थी और
चाइना सी पैक को इस्तेमाल करके एक इनकलाब बर्पा करने वाला था और पूरी दुनिया को तब्दील करने वाला था। अमेरिका ने चाइना को रोकने के लिए उस पर बायो हमला किया, लेकिन जब चाइना ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका खुद रुक गया। इस वक्त अमेरिकन मीडिया और यूरोपीय मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है कि चाइना बड़ी सीरियसली इस बात के ऊपर सोच रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेड करता है वो इस ट्रेड में डॉलर की बजाय चाइनीज युआन को चूज करे, यानी अपनी जाती करेंसी को। और अगर चाइना ये करता है तो डॉलर के मुकाबले में एक दूसरी बड़ी करेंसी मार्केट के अंदर आकर खड़ी हो जाएगी। फिर इन दोनों करेंसियों का 1-on-1 मुकाबला होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ यही दो बड़ी मईशतें हैं और इन दोनों के पास अपनी अपनी करेंसी होगी और अपना अपना माहौल होगा। बहुत बड़े अपने अपने अलाइज भी हैं। अगर ये माहौल पैदा हो जाता है तो इससे बैनुल-अक़वामी मंडियों पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ तजिया नगारों और माहिरीन के मुताबिक डॉलर धड़म से नीचे आकर गिर पड़ेगा, जिसको अभी तक अमेरिका ने किसी न किसी तरह से बचा कर रखा हुआ है। अगर अमेरिकी डॉलर नीचे गिर गया और चाइनीज युआन मार्केट में आकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में खड़ा हो गया तो 2021 के अंदर चाइना को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। ये चाइना का बहुत बड़ा और पुराना ख्वाब है। वो बड़े अरसे से ये ख्वाब पूरा करना चाह रहा था, लेकिन वो बगैर किसी लड़ाई के और जंग के इससे पूरा करना चाह रहा था। इसमें कोई शक नहीं, चाइना एक बहुत बड़ी जंगी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो जंग नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह करके वो दुनिया के अंदर अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत करें कि दुनिया इनके कदमों के नीचे हो और वो दुनिया की सुपर पावर के तौर पर दुनिया को लीड करना शुरू कर दें। ये है चाइनीज मॉडल। अमेरिकन ने इनको रोकने की बड़ी कोशिश की। वो पाकिस्तान को भी वर्गलाते रहे, इंडिया को भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने यूरोप के अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा किया, हर जगह चाइना के खिलाफ बात की। कोरोना वायरस भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और अपने खोदे कुएं में खुद ही आ गिरे। अब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और चाइना सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बल्कि तकरीबन 85% चाइना इस अचीवमेंट को हासिल कर चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप सब इस नतीजे पर तो पहुंच ही चुके होंगे कि कोरोना वायरस के मतलब असल हकायक और असल मकासद क्या थे। मज़ीद ऐसी हकायक पर मबनी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल फैक्चुअल न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।